तो यहाँ पे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपके साथ एक्सरसाइज का डिस्कशन कर रहे थे और ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि थ्योरी किस तरह से इन्वॉल्व होती है, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में आपको जानकारी दी थी और बताया था सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, जिसमें आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और वहीं से एक इक्वेशन आप जनरेट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये आपके पास इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9। इसको हम लोग बच्चों कंप्लीट करेंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट है, क्योंकि बच्चों थ्योरी वाले पार्ट्स ज्यादातर आप याद ही कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो आप लर्न नहीं कर पाएंगे उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो मुझे ये लेक्चर का पार्ट नंबर 3 है, इससे पहले आपने पार्ट 1 पार्ट 2 होपफुली देख लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। तो जो बच्चों एक राइफल है, आप राइफल अगर बनाना चाहें तो राइफल बना भी सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों की राइफल रही होगी, गन जिसको आप कहते हैं, ये कोई राइफल रही होगी, ठीक है। तो मैंने राइफल की जो राइफल है उसकी नली भी आपको बना करके दी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये राइफल, इस जो राइफल है, इस राइफल का जो मास है बच्चों वो है 4 kg और इसके अंदर कोई बुलेट है। क्या देखो, ये बुलेट, बुलेट का जो मास है, बुलेट तो हल्की होगी, 50 ग्राम की होगी। बुलेट इसमें से फायर की जाती है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों जब बुलेट इसमें से निकली तो आवाज आई दाएं। कैसी आवाज आई? दाएं। और बुलेट निकली और उसकी वेलोसिटी थी 35 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ही गन से यानी कि राइफल से बुलेट निकली तो बुलेट निकलने पर गन पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा और जो गन पे लगा हुआ इम्पैक्ट होता है उसका प्रभाव होता है पीछे की तरफ। कहाँ प्रभाव होता है? पीछे की तरफ। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों कभी भी अगर आप राइफल को चलाएं, राइफल उसे कहते हैं जो लंबी सी बंदूक होती है जिसको सिपाही या दरोगा वगैरह पकड़ते, लंबी बंदूक होती है। तो लंबी बंदूक को कभी भी पकड़ा जाता है तो कंधे पर रख करके उसको चलाया जाता है, क्योंकि जैसे ही गोली उसमें से बाहर निकलती है तो उसमें पीछे की तरफ भी एक मोमेंटम आता है। और अगर पीछे की तरफ मोमेंटम आता है तो अगर आपने सीने पे रख के चला रहे होंगे तो आपके सीने पर जोर से लगेगा, और अगर आप सीने पे रख के नहीं चला करके ऊपर सीने के ऊपर रख करके चला रहे हो, हथेली पे पीछे की तरफ रख करके कंधे पर, तो कंधे पर जैसे ही आप बंदूक रख करके चलाएंगे तो उसमें जो झटका आएगा वो पीछे की तरफ आएगा जरूर, लेकिन पीछे वो निकल जाएगा और पीछे कुछ भी नहीं होगा, हवा होगा, तो पीछे इम्पैक्ट किसी को भी नहीं पड़ेगा। तो बंदूक यानी कि राइफल को चलाने का तरीका आपको मेथड पता होना चाहिए। तो रिकॉइल वेलोसिटी तो बच्चों होती ही होती, भले वो कम हो लेकिन पीछे की तरफ होती जरूर है। जैसी बंदूक से गोली बाहर निकलती है तो रिकॉइल वेलोसिटी वो पीछे की तरफ बंदूक पे लगती है। तो बच्चों क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में जो आपकी राइफल है उसका मास 4 किलो है, उसके अंदर जो गोली है उसका मास 50 ग्राम है। ढाई आवाज आई और उसमें से गोली बाहर निकली। जैसी बच्चों गोली बाहर निकली तो गोली बाहर निकलते ही क्या हुआ, पीछे की तरफ एक रिएक्शन हुआ, यानी कि आगे की तरफ एक्शन हुआ तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पीछे की तरफ भी हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से गन पर पीछे की तरफ वेलोसिटी जनरेट हुई, वही रिकॉइल वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो बच्चों आपको यहाँ पर समझना होगा कि क्या हुआ है प्रोसेस। तो यहाँ पे कहोगे तुमको सर यूज करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या यूज करोगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच्चों आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से लगाए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो मोमेंटम गोली चलने से पहले होगा वही मोमेंटम गोली चलने के बाद होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यदि कोलिजन होता है तो जो मोमेंटम कोलिजन से पहले होता है वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होता है। बस मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम को m इंटू वी से रिप्रेजेंट करते हैं। p इसका सिंबल होता है, जैसे वेलोसिटी का सिंबल v होता है वैसे मोमेंटम का सिंबल p होता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है mv।
और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका डायरेक्शन भी होता है, अगर आगे की तरफ है तो प्लस, पीछे की तरफ मोमेंटम है तो माइनस, ऊपर की तरफ है तो प्लस, नीचे की तरफ है तो माइनस। तो बच्चों मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम इसके साइन कन्वेंशन को जरूर फॉलो करते हैं। और फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है वो मोमेंटम है। फोर्स भी बच्चों मोमेंटम क्वांटिटी होता है, याद से देखिएगा। फोर्स भी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही फोर्स होता है। चलिए बच्चों, तो बच्चों आप बताएंगे गोली चलने से पहले का मोमेंटम क्या था? तो तुम कहोगे गोली चलने से पहले जो बंदूक थी, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं पीआई लिखता हूँ। गोली चलने के पहले जो बंदूक थी वो रेस्ट पे थी, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। गोली चलने से पहले जो गोली थी 50 ग्राम की, उसको केजी में कन्वर्ट कर, वो भी रेस्ट में थी, तो उसकी भी वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। गोली चलने से पहले का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो जीरो। गोली चलने के बाद क्या हुआ? गोली चलने के बाद क्या हुआ? उसमें से गोली निकली, गोली का जो मास था वो 50 ग्राम था, उसको केजी में आपने कन्वर्ट कर लिया और m इंटू वी कर दिया, तो ये गोली की मोमेंटम हो गया आगे की तरफ। लेकिन ठीक गन पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी जस्ट उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो गन का मास क्या है? तो सर 4 केजी, तो हमने m इंटू वी होता है, तो तुमने m इंटू वी लिख दिया। ये मोमेंटम किसका था? गन का था। लेकिन मोमेंटम पे जो v है ये रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, ये गोली चलने पर पीछे की तरफ ही बंदूक पे लगती है। तो जो बंदूक का मोमेंटम है वो है 4 इंटू वी, और जो गोली का मोमेंटम है वो है 50/1000 इंटू 35। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा गोली आगे की तरफ चली है तो बंदूक जो है पीछे की तरफ मूव की है, तो बंदूक का जो मोमेंटम होगा वो माइनस साइन के साथ ही लिखेंगे। अब आप ध्यान देंगे, मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम होता है जो फाइनल मोमेंटम होता है उनको आपस में इक्वेट कर देते हैं, इसी को हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब तक एक्ट करता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना पड़े। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स पड़ गया तो वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा, वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है और मोमेंटम बदल जाता है, जो पहले होता है वो बाद में नहीं होता। लेकिन अब जो आपके सिलेबस में अभी यही चलता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो आप इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को आपस में इक्वेट कर दीजिए। इनिशियल क्या था? गोली चलने से पहले मोमेंटम वो जीरो था, और गोली चलने के बाद का मोमेंटम कितना है बच्चों? 30। वो है 50/1000 टू 35 माइनस। तो बच्चों आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको यहाँ से v की वैल्यू निकालनी होगी। जो आप v की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे वही आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, कम से कम एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल कर ही लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो सर ये हो जाएगा 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, इतना तो आएगा ही, इज इक्वल टू 4v। तो बच्चों हमने कहा 4 को भी नीचे ले आओ, तो ये आपका v हो जाएगा। तो v तो चला, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों सॉल्व करोगे तो जो v होगी वो उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी, और v बच्चों ये बहुत ही कम होगा, तो वो कम होना भी चाहिए था, इतना ही होगा। तो जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं तो वो इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें। पहले ये बच्चों सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 0 100 है तो उसको हटाते नहीं है, उसको बने रहने देते हैं, क्योंकि 2/100 को लिखना आसान होता है, वो 0.02 होता है ना। 1/100 को लिखना आसान होता है, वो 0.01 होता है। इसलिए डिनोमिनेटर में अगर आपको 100 दिखे तो आप उसको कैलकुलेशन से हटाइए नहीं। तो 35 इंटू 5 करेंगे आप, तो आएगा 175। कितना आएगा? 175। और 175 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 43.75। और जब 43.75 को डिवाइड करेंगे किससे? आप 100 से, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं वो आ जाएगा 0.4375। तो आप देख सकते हैं बच्चों रिकॉइल वेलोसिटी है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम है कि ज्यादा इम्पैक्ट गोली चलाने वाले पर नहीं लगता है। क्योंकि बच्चों अगर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो तो पता पड़ा गोली भी आगे जा रही है, आदमी भी पीछे जा रहा है कि नहीं? पता पड़ा गोली चलने पर लगने वाले को कम लगी, गोली चलाने वाले को ज्यादा लगी, तो फायदा क्या होगा? इससे बढ़िया दुश्मन बनो ही नहीं, मित्र बन जाओ।
जो दुश्मन होगा खुद ही गोली चलाएगा, वो खुद ही घायल हो जाएगा, है कि नहीं, मित्र भाग जाएगा खुद ही। तो बच्चों ये है, तो रिकॉइल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम ही होता है, और आपने इसको निकाल के भी देखा। और बच्चों ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 1 सेकेंड में आपको बता देता हूँ। जो मोमेंटम कोलिजन से पहले होता है वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। यहाँ गोली का क्वेश्चन था, तो हम कहेंगे जो मोमेंटम गोली चलने से पहले होगा वही मोमेंटम गोली चलने के बाद होगा। उनको हम आपस में इक्वेट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, 2 पार्ट में दिया है, तो हम उसको लिख लेते हैं पहले। उसके बाद बच्चों एक पार्ट तो ये गिवन है, और शायद उसके आगे का पार्ट जो है ये लिखा हुआ है, तो उसको भी हम कॉपी करके आपको पेस्ट करके दे देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज से। कौन सी एक्सरसाइज है? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, वहीं से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब आप इसको कंप्लीट करिए धीरे से। तो स्टार्ट करिए इसको कंप्लीट करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए बच्चों क्या लिखा है। इसमें लिखा है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, ठीक है, and direction with velocity 2 meter per second and 1 meter per second. They collide after the collision. तो यहाँ पर बच्चों ये नहीं पता कि उनका डायरेक्शन क्या है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने से शायद डायरेक्शन क्लियर हो कि वो किस तरह से मूव कर रहा है। तो ये बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं, और फिर कोलिजन के बाद हुआ है, कोलिजन के बाद भी मैंने ऑब्जेक्ट्स आपको बना दिए। कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम। तो बच्चों उसका मास है 100 ग्राम और इसका मास है 200 ग्राम, यानी m1 और m2। 2 objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction. तो बच्चों सेम लाइन एंड डायरेक्शन का मतलब उनका डायरेक्शन सेम है ना, सेम लाइन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब यही हुआ बच्चों। ये बात समझ पा रहे हैं? विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों दोनों की वेलोसिटी भी दी, और जाहिर सी बात है बच्चों का कोलिजन होना है तो पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आगे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तभी इसको क्या कहेंगे? ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करके तभी इससे टकराएगा, है ना। कह रहा है they collide after the collision the first objects moves at a velocity of 1.67। टकराते ही बच्चों इसकी वेलोसिटी हो गई 1.67 मीटर पर सेकेंड, और ये कह रहा इसकी वेलोसिटी क्या होगी टकराने के बाद। तो बच्चों 2 ऑब्जेक्ट्स का हम नामकरण कर देते हैं। वो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके ए और बी। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहेंगे जो मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों हर क्वेश्चन में चाहे गोली वाला हो चाहे कोलिजन वाला हो, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये वर्ड याद रखना होगा। ये वर्ड आपको क्या बताता है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision। ऐसा कुछ बच्चों होने लगता है जिसको आप लिखते हैं PI is equal to PL। चलिए लिखता ही है कोलिजन से पहले का इनिशियल मोमेंटम। तुम कहोगे सर ए ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो होगा मास इनटू वेलोसिटी। सर मास किस में? केजी में लिखते हैं, और ये वेलोसिटी हो गई। डायरेक्शन सर आगे की तरफ है तो प्लस हो गया। दोनों का डायरेक्शन सर आगे की तरफ है तो वो प्लस नहीं हो गया। दूसरे ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंटम होगा वो होगा उसका मास इनटू वेलोसिटी। ये हो गया सर इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो फाइनल मोमेंटम आपको बताना होगा आफ्टर कोलिजन। सर जो ए वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है 100 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। सर उसकी वेलोसिटी है 1.67। और सर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है 200 ग्राम, उसको भी केजी में कन्वर्ट कर लो, और उसकी वेलोसिटी मान लो v। क्या है? v, क्योंकि उसी की वही वेलोसिटी निकालनी है v। तो बच्चों अब आप क्या करिए, इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। नीचे वाला 1000 एडजस्ट ना करिए क्योंकि वो पूरी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में दोनों तरफ है, तो आप उसको हटा दीजिए। ये बच्चों इक्वेशन होगी 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 1.67 इंटू 100, तो ये 167 हो जाएगा, प्लस 200 भी हो जाएगा। ऐसा कुछ आपके पास
डाटा क्रिएट होकर के आने वाला है। तो आप समझ रहे हैं आपके पास क्वेश्चन में क्या था, उसको मैंने सक्सेसफुली सब लिख के दे दिया। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 167 इज इक्वल टू 200 बी। तो बच्चों जरा इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले आपको 400 में से में से माइनस करना है 167, माइनस करेंगे तो 233 आएगा और उसको डिवाइड करेंगे 200 से। तो ये बच्चों आ जाएगा, v की वैल्यू आएगी 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आफ्टर कोलिजन ये स्थिति है। पार्ट 2 में बच्चों आपने लास्ट मोमेंट पर जब क्वेश्चन किया था आखिरी 5 मिनट में, तो आपने ऐसा पढ़ा था कि वहां पे टकराने के बाद बॉडी एक दूसरे से स्टिक हो जाती है और स्टिक होने पर यानी कि चपक जाने पर बॉडीज की जो वेलोसिटी होती है वो कॉमन हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो लास्ट टर्म पे आपने जो आखिरी मिनट में जो क्वेश्चन किया था उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, उसको आप एक बार फिर से रिव्यू करिएगा। उसमें लिखा था आफ्टर कोलिजन बॉडीज आपस में स्टिक कर जाती है, मतलब चपक करके चलती हैं एक कॉमन वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो वो वेलोसिटी आपने निकाली थी। और याद रखिए बच्चों, टकराने के बाद अगर वेलोसिटीज जीरो हो जाती है तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम से पहले, कोलिजन से पहले उनका मोमेंटम क्या हो, सेम हो। तो अगर टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन का जो, समझ रहे हैं, अगर टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंटम है अगर वो सेम है ना, तो वो टकराने के बाद क्या हो जाता है, कॉमन वेलोसिटी जीरो भी हो जाती है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और वो होना भी चाहिए था बच्चों, क्योंकि वो आमने सामने आ रहे थे, दोनों का m इंटू वी का प्रोडक्ट भी सेम था। तो ये mv था तो वो माइनस का mv था, और वो टकराने के बाद वो एक दूसरे से चिपक गए थे, तो वो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वैल्यू जीरो ही बन जाती है, तो कॉमन वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती है। तो बच्चों अगर आपको लास्ट क्लास का क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पार्ट 2 वीडियो से उसको दोबारा देखें और दोबारा रिव्यू करें, क्योंकि अगर सेम ऑब्जेक्ट्स सामने आते हैं जिनका मास और वेलोसिटी सब कुछ सेम होता है तो वो आपस में टकराने के बाद रेस्ट पे ही आ जाते हैं। तो वो जब स्टिक करके चलेंगे तो उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और मैंने वो आपको कैलकुलेट करके दी हुई थी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। तो ये बच्चों आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये बच्चों अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज बच्चों बहुत ही ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की है, इसका आपका पढ़ा होना काफी जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो क्लास 10th वगैरह में भी आपको दिक्कत आती रहती है, आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बच्चे जो क्वेश्चंस हैं वो ही मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। यहाँ पे बच्चों और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो उनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चों बुलेट वाला क्वेश्चन मैंने आपको करके दे ही दिया था, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से अभी हम 2 क्वेश्चंस आपको और भी करके देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। और बच्चों जो काफी लेंदी क्वेश्चंस लिखे रहते हैं ना स्टेटमेंट में, जैसे 17th वगैरह, तो ये रीजन एंड असर्शंस में क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि इसमें सजेशंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस इसी तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो आप चाहें तो आप इनको घर पे कर सकते हैं, और अगर ना आए तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एक दूसरा क्वेश्चन है, उसके लिए आप रेडी हो जाइए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों वेलोसिटी का कभी भी चेंज होता है टाइम के साथ, तो वहां पे क्या जनरेट होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको प्लेस करके बना दिए। तो लिखा है एन ऑब्जेक्ट मास 100 kg, शायद एक ही ऑब्जेक्ट है, पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 kg एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड।
अच्छा उसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट एक ही है बच्चों, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बदल जाती है, पहले 5 थी फिर हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड, और उसमें जो टाइम लगता है वो 6 सेकेंड लगता है। तो तुम कहोगे सर यहाँ तो एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। और बच्चों अगर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बन जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस। तो चाहे आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखें चाहे आप ये लिखते हैं, एक ही बात है। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 थी, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, और ये सारा काम 6 सेकंड में हुआ है। तो 8 माइनस 5 हो गया 3, 3 इज इक्वल टू 6 है, यानी a इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चों, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें बच्चों कोई बड़ा काम नहीं है। इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, और बच्चों फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप चाहें तो उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/10 यानी कि 0.5 मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी यानी कि केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। और जो फाइनल मोमेंटम है बच्चों उसमें भी 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 8/10 हो गया यानी कि 0.8 केजी मीटर पर सेकंड, ये बच्चों फाइनल मोमेंटम हो गया। पूछ रहा था कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो आपने निकाल लिया। फिर पूछ रहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स बच्चों क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों मास कितना था ऑब्जेक्ट का, वो था 100 केजी। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको बता चुके हैं कि बार बार 1000 में डिवाइड करते हैं। और एक्सेलरेशन बच्चों आप निकाल चुके हैं, विच इज 1/2। कितना है वो, 1/2। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 होता है बच्चों 0.5, 0.5/10 यानी कि 0.05। ठीक है, मीटर पर सेकंड थोड़ा ना होगा, ये तो फोर्स है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो बच्चों आपका फोर्स निकल आया 0.05 न्यूटन। बच्चे जो 1/2 होता है उसको 0.5 लिख दीजिएगा, 0.5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो कोई और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आप यहाँ पे कर सकते हैं सक्सेसफुली। और बच्चों मैंने आपको सॉल्यूशन भी ग्रुप में शेयर कर दिया था। अगर आप चाहें तो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको तभी लगाने होते हैं जब आप नॉर्मल एक्सरसाइज के और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन सही ढंग से लगा लें। पता पड़ा वही नहीं कर पा रहे हैं और एडिशनल एक्सरसाइज लगा रहे हैं, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस करिए जरूर, लेकिन पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद। हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? तो बच्चों 80 सेंटीमीटर ये ग्राउंड हो गया बच्चों, ये 80 सेंटीमीटर की बच्चों हाइट हो गई। और कुछ हाइट से यहाँ से बच्चों डंबल गिरा है और ये आपका ग्राउंड है बच्चों, स्पीड है 10 मीटर। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg transfer to the floor if it falls with a height of 80 सेंटीमीटर? तो ये बच्चों फॉल हुआ है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही है। तो कभी भी फ्री फॉल करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, चाहे 9.8 लिखिए चाहे 10 लिखिए। इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब वो कभी भी फ्री फॉल करते हैं तो सभी पे ये जी जरूर लगता है। यानी बच्चों आपको अलग से भी एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलरेडी फ्री फॉल में पता होता है कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या 10 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको निकालना क्या है पहले आप देख लीजिए। कह रहा हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर। तो पूछ रहा है ये डंबल जो है जमीन पर कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। मोमेंटम होता है डंबल का मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि जब ये डंबल 10 kg का
धरती से ग्राउंड से टकराने वाला होगा तो आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी होगी, और अगर वेलोसिटी आ जाती है तो उस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करने के आप क्या निकाल सकते हैं, उसका मोमेंटम बता सकते हैं कि वो धरती पर कितना मोमेंटम देने वाला है। तो बच्चों आपको इस डायरेक्शन में लगानी है न्यूटन्स की इक्वेशन, तो आप लगाना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आप लगा सकते हैं, या ना लग पाने पर अन्य दो इक्वेशंस भी आप यूज कर सकते हैं। v बच्चों पता नहीं है, u 0 है, एक्सेलरेशन जो है 10 है, और बच्चों टाइम क्या है पता ही नहीं। इसका मतलब बच्चों ये इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज नहीं कर पाए। थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस शायद इससे कुछ हो जाए। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना है 10 है, s कितना है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में कन्वर्ट कर लेना 100 से डिवाइड करके। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है, ये 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बच्चों 16 हो जाएगा, तो v आ जाएगा प्लस माइनस फोर लेंगे नहीं क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती है, आप लेंगे प्लस 4 मीटर पर सेकंड। यानी 80 सेंटीमीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है डंबल की फ्री फॉल की वजह से 0 से क्या हो गई है 4 मीटर पर सेकंड। तो जब वो धरती पर टकराएगा तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा, यही आपसे पूछ रहा था। तो आप लिखिएगा मोमेंटम विल बी ट्रांसफर, कितना होगा m इंटू वी। m इंटू वी को सॉल्व कर लीजिए, m कितना है 10 डंबल का मास और v कितना है 4, यानी आंसर आ जाएगा 40। मोमेंटम की यूनिट होती है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन 18 भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इंडेक्स के क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस तो अभी मैंने किए हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करेंगे और फंसेंगे तो आपको इन वीडियोस को दोबारा देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता हासिल होगी और आपके मार्क्स इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये नोट्स वगैरह मैं आपको शेयर कर देता हूँ।